हेलो एवरीवन, वेलकम टू छाया क्लासेस। यह वीडियो ब्रिटिश भारत में शिक्षा के विकास पर आधारित है। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, लेकिन समस्या यह होती है कि यह एक बड़ा टॉपिक है जो याद नहीं रह पाता है। यह वीडियो इस समस्या को पूरी तरह दूर करता है, जिसमें टॉपिक से रिलेटेड सारे फैक्ट को पिक्चर के माध्यम से क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। भारत में पाश्चात्य शिक्षा के चरण, 3 चरण में इसका विकास हुआ था। प्रथम चरण वॉरेन हेस्टिंग्स 1781 से विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले 1835 तक है। द्वितीय चरण वुड घोषणा पत्र 1854 से सार्जेंट योजना 1944 तक है। और तृतीय चरण भारत की आज़ादी से वर्तमान तक है। तीसरा चरण इसमें इसलिए जोड़ा गया है कि आप भारत की आज़ादी के बाद से अब तक शिक्षा में हुए बदलाव को जान सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम चरण। प्रथम चरण में शामिल प्रमुख व्यक्ति और योगदानकर्ता। अब आप यहाँ पे एकदम क्लियर रहिए कि जो प्रथम चरण का विकास हुआ वॉरेन हेस्टिंग्स 1781 से विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले 1835 तक, तो एक आप ये टाइम पीरियड देख रहे हैं 1781 से 1835 तक। तो इस टाइम पर कौन कौन से लोग थे और किसका किसका योगदान था भारत के शिक्षा के विकास में। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम है, फिर विलियम जोन्स, चार्ल्स विलिकिंस एंड जोनाथन डंकन, और उसके बाद लॉर्ड वेलेजली और राजा राम मोहन रॉय एंड डेविड हेयर। अब वन बाय वन हम इनके योगदान को देखेंगे कि इनका क्या योगदान है शिक्षा में। उससे पहले इस टॉपिक की भूमिका देखिए कि ब्रिटिश शासन ने भारत में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए अनेक नीतियों का क्रियान्वयन किया, जिसमें पश्चिमी शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर उनकी सत्ता बनी रहे, इसलिए इन्होंने यहाँ पर पश्चिमी शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को क्रियान्वित किया। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में राजनीतिक चेतना एवं राष्ट्रीयता का विकास हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम योगदान देखेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स का। प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने पहली बार भारतीय शिक्षा के विकास के लिए व्यक्तिगत तौर पर प्रयास किया था। अब ये इस पहली लाइन में जो अंडरलाइन है उस पर ध्यान दिए कि ये क्या थे। वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 में अरबी व फारसी भाषा के अध्ययन हेतु कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। इन्होंने क्या किया, 1781 में अरबी व फारसी भाषा के अध्ययन हेतु कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मुस्लिम कानूनों व इससे संबंधित अन्य विषयों की जानकारी देना था। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन देखिए कि कैसे पूछा गया है यूपीपीसीएस प्री में। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था, तो कहाँ स्थापित किया था, 1781 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। और क्यों की थी, मुस्लिम कानूनों व इससे संबंधित अन्य विषयों की जानकारी देने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। अब ये एक सोसाइटी है। ठीक है, अब सोसाइटी का क्या योगदान है, ये सोसाइटी क्यों स्थापित की गई, कि प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन हेतु इसका महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, और सर विलियम जोन्स, आपको यहाँ नाम ध्यान रखना है कि सर विलियम जोन्स वॉरेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। इनकी प्रेरणा पर 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई एवं वे स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए। कौन, सर विलियम जोन्स। ठीक है, स्थापनाकर्ता 1784 में सर विलियम जोन्स ने की थी।
किसके समय में? वॉरेन हेस्टिंग के समय में। तो यहाँ एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। स्थापनाकर्ता 1784 में सर विलियम जोन्स ने स्थापना की थी, लेकिन वो टाइम पीरियड किसका था? वॉरेन हेस्टिंग्स का। ठीक है, और स्थान कहाँ है? कलकत्ता, बंगाल। और सभापति स्वयं विलियम जोन्स थे इसके सभापति। और अब देखना है कि ये संस्था किस पत्रिका को प्रकाशित की थी। तो संस्था द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? एशियाटिक रिसर्चेस। इसके माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया गया। तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि इसके सभापति कौन है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था, इसका योगदान क्या था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट कि जो विलियम जोन्स हैं उनके द्वारा और क्या खास चीज़ें की गई थी। तो देखिए, विलियम जोन्स द्वारा अनुवादित पुस्तकें कौन कौन सी हैं? 1789 ईस्वी में कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम को अंग्रेजी में अनुवाद किया एवं इसके 5 संस्करण प्रकाशित किए गए। ठीक है, 1792 ईस्वी में गीत गोविंद का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया और इनकी मृत्यु के उपरांत 1792 ईस्वी में इंस्टीट्यूट्स ऑफ हिंदू लॉ के नाम से मनु स्मृति का अनुवाद प्रकाशित हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इंस्टीट्यूट्स ऑफ हिंदू लॉ के नाम से मनु स्मृति। ठीक है, तो मनु स्मृति को प्रकाशित किया गया था। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना है कि जो सोसाइटी का योगदान है वो प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण योगदान था। तो उसी से रिलेटेड इन लोगों ने, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम है, गीत गोविंद है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था इन लोगों ने। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और चार्ल्स विल्किंस द्वारा अनुवादित पुस्तकों को भी हम लोग देख लेते हैं कि चार्ल्स विल्किंस ने 1784 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में भगवत गीता का अनुवाद किया था और तत्पश्चात 1787 ईस्वी में विल्किंस ने हितोपदेश का भी अनुवाद किया था। ठीक है, तो ये बुक्स आपको ध्यान रखना है कि गीत गोविंद है, अभिज्ञान शाकुंतलम है। ठीक है, कौन कौन सी बुक्स किसने जो है वो अंग्रेजी में अनुवाद की है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विलियम जोन्स तथा चार्ल्स विल्किंस महोदय भारत विषयक ज्ञान शास्त्र के जन्मदाता थे। ठीक है, अब नोट देख लीजिए। वैसे मनुस्मृति प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद 1776 ईस्वी में सर्वप्रथम संस्कृत में अंग्रेजी भाषा में एक कोड ऑफ जेंट्रोलॉज के नाम से हुआ था। अब ये मनुस्मृति प्रथम ग्रंथ है, किस चीज़ के लिए? लॉ पे प्रथम ग्रंथ है। ठीक है, मनुस्मृति को एज अ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता था। ठीक है, तो ये एक आप कह सकते हो कि लॉ पे, लीगल हिस्ट्री पे या लॉ पे सबसे पहला सोर्स अगर कोई है तो वो है मनुस्मृति। और मनुस्मृति क्या है? धर्मशास्त्र है। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा की अग्रिम रूपरेखा का निर्माण चार्ल्स ग्रांट ने ही किया था, अतः उसे भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। अब जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया है उस पर क्वेश्चंस देख लीजिए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे कौन? ठीक है, सर विलियम जोन्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, कथन क्या है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुई थी। अब आप यहाँ पे बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किसके काल में, किसके समय में हुई थी? तो वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुई थी और उनसे सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विदत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया था। ठीक है, तो और कारण देखिए कि वॉरेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्धट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो इसमें ए और आर दोनों सही है। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो बी है।
चार्ल्स विल्किंस। वॉरेन हेस्टिंग के काल में चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वॉरेन हेस्टिंग ने लिखी थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ठीक है, तो ये है सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स वॉरेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए, अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया। और इनकी प्रेरणा पर 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई एवं वे स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए थे। और इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्चेस नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया। और इसी क्रम में इन्होंने 1789 ईस्वी में कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया एवं इसके 5 संस्करण भी प्रकाशित किए गए थे। तो ये एशियाटिक सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे जोनाथन डंकन कि इनका क्या ब्रिटिश भारत की शिक्षा के विकास में जोनाथन डंकन का क्या योगदान है। तो सबसे पहले देखिए, जोनाथन डंकन बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट थे। इन्होंने स्थापना की थी संस्कृत कॉलेज, कहाँ? बनारस में। और इसका क्या उद्देश्य था? हिंदू विधि एवं दर्शन का अध्ययन करना था। ठीक है, अब इस टॉपिक पे देखिए, यहाँ पे 3 लाइन लिखी है जोनाथन डंकन से और इस पे भी क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं कि वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? जोनाथन डंकन ने। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज से रिलेटेड। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली से रिलेटेड। तो फोर्ट विलियम जो कॉलेज है उसकी स्थापना करता कौन है? लॉर्ड वेलेजली। और कब स्थापित किया गया था? 1800 में। और इसका उद्देश्य क्या था? कंपनी के असैनिक अधिकारियों ICS की शिक्षा के लिए। ठीक है, इसका उद्देश्य यही था, किंतु कुछ कारणों से 1802 ईस्वी में इसे बंद कर दिया गया, जिसकी इसकी जगह पर 1806 ईस्वी में इंग्लैंड के हेलेबरी में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा, लॉर्ड वेलेजली से रिलेटेड। ठीक है, और ब्रिटिश कंपनी का भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के पीछे क्या उद्देश्य था? ब्रिटिश राज द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करने के पीछे या करवाने के पीछे मुख्य कारण था प्रशासन का खर्चा कम करने की चिंता। इसके लिए सरकार शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ाना चाहती थी और जिससे प्रशासन में ब्रिटिश व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के छोटे कर्मचारियों की बड़ी और बढ़ती ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। अब नेक्स्ट पॉइंट है, साथ ही भारतीय रियासतों के साथ पत्र व्यवहार के लिए कंपनी को अरबी, फारसी एवं संस्कृत के ज्ञाताओं की आवश्यकता थी, इसलिए भी इन लोगों ने विकास किया था। ठीक है, इसलिए नहीं किया था कि उन लोगों से हम लोगों को बहुत अटैचमेंट थी, उन लोगों का इसमें अपना फ़ायदा था। ठीक है, इसलिए कलकत्ता मदरसा एवं संस्कृत कॉलेज में शिक्षा पद्धति के ढांचे को इस प्रकार तैयार किया गया था कि कंपनी को ऐसे शिक्षित व वफादार वर्ग की प्राप्ति हो सके जो शास्त्रीय व स्थानीय भाषा के अच्छे ज्ञाता होने के साथ साथ कंपनी के प्रशासन में भी मदद कर सके। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखिए, न्यायालयों में अंग्रेज न्यायाधीशों को ऐसे परामर्शदाताओं की आवश्यकता थी जो हिंदी, अरबी, उर्दू, फारसी और संस्कृत भाषाओं के ज्ञाता हों व मुस्लिम व हिंदू कानूनों की व्याख्या करने में सक्षम हो, ताकि जो नेटिव्स हैं, जो इंडियन नेटिव्स हैं, उनको न्याय मिल सके। इसलिए ये ज़रूरत थी न्यायाधीशों को कि उनको यहाँ के कल्चर, कस्टम, रिचुअल्स को समझाया जा सके। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मिशनरियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार में भारतीयों को उनके परंपरागत धर्म में आस्था समाप्त हो जाएगी तथा वे ईसाई धर्म की ओर प्रेरित होने लगेंगे, जिससे भारत में ब्रिटिश समर्थकों का एक बड़ा वर्ग तैयार हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि इसके पीछे इनका
कितना मोटो छुपा हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पर एक तो वो जो एजुकेशन का डेवलपमेंट कर रहे हैं वो इसलिए कि उनको एक वफादार वर्ग की प्राप्ति हो सके, ठीक है, उनको न्यायाधीशों को भी हेल्प मिल सके जजमेंट देने में, और साथ में जो मिशनरियां हैं वो क्या इसमें फ़ायदा ढूंढ रही हैं कि धीरे धीरे भारत में ईसाई धर्म का प्रचार हो जाएगा और भारत में ब्रिटिश समर्थकों की एक बड़ी संख्या तैयार हो जाएगी, ठीक है। लेकिन प्रबुद्ध भारतीयों ने निष्कर्ष निकाला कि पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से ही सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दुर्बलता को दूर किया जा सकता है, और उन्होंने इसे एक अवसर के रूप में लिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए कि इन्होंने क्या अवसर इसमें ढूंढ लिया, जो प्रबुद्ध भारतीय थे, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है। ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है। तो क्वेश्चन आंसर जो है ए है, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, ठीक है, कि ब्रिटिश राज द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करवाने के पीछे मुख्य कारण था प्रशासन का खर्च कम करने की चिंता, और इसके लिए सरकार शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ाना चाहती थी, जिससे प्रशासन और ब्रिटिश व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की छोटे कर्मचारियों की बड़ी और बढ़ती ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। तो मुझे अब ये लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ब्रिटिश सरकार का जो ये शिक्षा का जो विकास है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे 1813 के चार्टर को। देखते हैं 1813 के चार्टर अधिनियम से क्या चीज़ें पारित हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक प्रयास 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत शुरू किया गया था। 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट में सर्वप्रथम भारतीय शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई, जिसको भारत में साहित्य के पुनरुद्धार तथा विकास के लिए एवं स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए खर्च करने की व्यवस्था बताई गई, ठीक है। तो वस्तुतः ब्रिटिश सत्ता द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भारतीयों की आवश्यकता थी, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा गया है कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम में पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है चार्टर अधिनियम 1813, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देखेंगे राजा राम मोहन रॉय तथा डेविड हेयर के प्रयत्नों को कि इनका क्या योगदान है, ठीक है। तो राजा राम मोहन रॉय तथा डेविड हेयर के प्रयत्नों से बना क्या चीज़, हिंदू कॉलेज 1817 कलकत्ता में, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन रॉय तथा डेविड हेयर के प्रयत्न से बना हिंदू कॉलेज, एंड यह पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था जिसका धार्मिक शिक्षा से संबंध नहीं था, ठीक है। ये नाम है हिंदू कॉलेज, लेकिन इसका जो उद्देश्य है या जो संबंध है वो धार्मिक शिक्षा देने से नहीं था। पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का ये प्रथम कॉलेज था। यहाँ पढ़ाए जाने वाले विषय कौन कौन से थे वो भी देखिए। इसमें अंग्रेजी, नीतिशास्त्र, व्याकरण, बंगला, इतिहास, भूगोल, गणित और ज्योतिष की शिक्षा दी जाती थी। बाद में वित्तीय कठिनाई के कारण इस विद्यालय का प्रबंध कंपनी को सौंप दिया गया और 1854 ईस्वी में यह महाविद्यालय बना, ठीक है। इस तरह कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा के लिए डेविड हेयर का योगदान धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर आधारित था, ठीक है। तो ये बात एकदम ध्यान रखिएगा। और निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना की गई थी? तो आंसर है हिंदू कॉलेज कलकत्ता। और इसके साथ ही हम अन्य तथ्य भी देख लेते हैं कि सरकार ने कलकत्ता, आगरा और बनारस में 3 संस्कृत कॉलेजों की स्थापना करवाई। आप यहाँ मैप पे देख सकते हैं अच्छे से।
और ये पॉइंट आपको अच्छे से हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि कहाँ सरकार ने संस्कृत 3 कॉलेजों की स्थापना कराई थी, आगरा, बनारस और कलकत्ता में। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे जेम्स टॉमसन से रिलेटेड। उत्तर पश्चिमी प्रांत आधुनिक उत्तर प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स टॉमसन 1843 टू 53 ईस्वी ने देशी भाषा द्वारा ग्राम शिक्षा की एक विस्तृत योजना बनाई। इन्होंने ही 1847 ईस्वी में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की, जो कि भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी जानकारियां आपको मिल रही हैं इस वीडियो के थ्रू कि रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की, जो भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज था। ठीक है, और किसके टाइम पर? जेम्स टॉमसन के टाइम पे। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे लॉर्ड मैकाले की भारत में शिक्षा से संबंधित क्या भूमिका थी। ठीक है, तो जो लॉर्ड मैकाले हैं वो विधि सदस्य के नाम से भी जाने जाते हैं। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त किया। मैकाले ने शीघ्र ही स्कूलों एवं कॉलेजों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना दिया, जिससे जनसाधारण की शिक्षा उपेक्षित होने लगी और सरकार की योजना उच्च वर्ग को अंग्रेजी शिक्षित बनाने की थी। अब आप यहाँ पे देखिए कि मैकाले ने क्या किया, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना दिया और जिससे क्या हुआ, जो जनसाधारण की शिक्षा थी वो उपेक्षित होने लगी और सरकार की योजना अब क्या हो गई, उच्च वर्ग को अंग्रेजी में शिक्षित बनाने की। मैकाले ने अंग्रेजी भाषा साहित्य की प्रशंसा करते हुए भारतीय भाषा व साहित्य की आलोचना की और क्या कहा कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक कक्ष भारत एवं अरब के समस्त साहित्य से ज़्यादा मूल्यवान है। अब आप इस बात की को कितनी देख सकते हैं, कितनी बड़ी बात है कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय मीन्स कि उन्होंने एक पुस्तकालय की अलमारी का एक कक्ष भारत एवं अरब के समस्त साहित्य से ज़्यादा मूल्यवान बता दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि मैकाले भारत में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता था जो रक्त व रंग से भले ही भारतीय हो, परंतु विचार, नैतिक मापदंड और प्रवृत्ति अंग्रेजों जैसी ही हो। आप समझ रहे हैं कि अंग्रेजी शिक्षा वो देने के पीछे क्या चाहता था कि जो रक्त और रंग से भले ही भारतीय हो, परंतु उसके विचार, नैतिक मापदंड और प्रवृत्ति अंग्रेजों जैसी हो जाए। अर्थात वह काली चमड़ी में अंग्रेजों का एक वर्ग चाहता था। आप समझ रहे हैं लॉर्ड मैकाले का क्या योगदान है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शिक्षा से संबंधित शब्दावली। शिक्षा का अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत क्या है? शिक्षा में अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत का तात्पर्य यह था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए और इस वर्ग के शिक्षित होने पर शिक्षा का प्रभाव छन छन कर जनसाधारण तक पहुंचेगा। इसका ये मतलब है। ठीक है, अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत का जो तात्पर्य है वो ये है कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही केवल दी जाए और इस वर्ग के शिक्षित होने पर जो शिक्षा का प्रभाव है वो छन छन कर जनसाधारण तक पहुंचेगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे ब्रिटिश भारत में शिक्षा के विकास से, और आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से प्रथम चरण जो है वो डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, भारत में पाश्चात्य शिक्षा का विकास। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें। एंड थैंक यू सो मच।